पहले एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को देखने वाले जो जो नए जुड़े हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले और अपने जो प्यारे दोस्त हैं उनको शेयर कर भी करते हैं, क्योंकि ये इस चैनल के माध्यम से जो लेबर असिस्टेंट का कोर्स है, इसी के साथ में ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी विषय वस्तु आप लोग अगर पढ़ना चाह रहे हो, तो जिसमें जो पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी जो मैटर्स है या जो भी जितने भी पॉइंट है वो सब बताए जाएंगे। इसी के साथ में जो लेबर असिस्टेंट का जो कोर्स है, यानी कि प्रयोगशाला सहायक, उसका आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये क्लासें आप लोगों के लिए निःशुल्क है, बिना किसी शुल्क के। तो आप लोगों का काम है केवल पढ़ना और इन क्लासों को बार बार देखना, जिससे कि आप लोगों को वो समझ में आ जाए और आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये मैं जो बताऊंगा उसमें से 100% आने की संभावना होगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये क्लासेस पूरी जैसे पूरी होगी और फिर बाद में आपको PYQ है क्वेश्चन वो करवाए जाएंगे और MCQ है क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ में आज आपको बताया जाएगा जो बायस इस्लाह करते हैं उनके विषय में पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था। उसके बाद में जो अन्य जो इस्लाह करते हैं और बच जाती है, उनके बारे में आज जिक्र किया जाएगा। जो दरारी उद्गार द्वारा जो निर्मित इस्लाह करते हैं कि एक दरार अगर उत्पन्न हो जाती है, ज्वालामुखी छिद्र के ज्वालामुखी अगर निकल रही हो और लावा एक दरार के माध्यम से निकलता है, तो दरार के माध्यम से जो पृथ्वी के ऊपर इस्लाह करते हैं देखने को मिलती है, वो इस प्रकार से है। मेसा है, बुट्टी है और लावा पठार है और लावा का मैदान है। मेसा और बुट्टी में क्या होता है कि एक बार कोई ज्वालामुखी निकल रही है, अगर कोई ज्वालामुखी निकल रही है तो ज्वालामुखी जब निकलेगी तो वो क्या होगी कि वो एक माध्यम से निकलेगी, निकलते हुए वो ठंडा हो जाएगी। अगर बड़े दूर में फैलेगी, ज्वालामुखी का लावा बड़े दूर में फैलेगा, तो ज्यादा दूर में फैलेगा, तो वो क्या होगा, वो मेसा का उसको वो प्राचीन जो चट्टान है उसको ना मेसा, तो लावा की जो प्राचीन चट्टान है उसको मेसा कहा जाता है। और जो बड़ी आकृति लेगा उसको तो मेसा कहा जाएगा, और जो छोटी आकृति लेगा तो उसको बुट्टी कहा जाता है। लेकिन उन बात है कि जो लावा की प्राचीन चट्टाने हैं उन्हीं को मेसा और बुट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा है जो शिप रॉक है, USA के अंदर है, मेक्सिको के अंदर है, USA जो संयुक्त अमेरिका है उसके अंदर जो मेक्सिको है, मेक्सिको के पास के अंदर है शिप रॉक, जो ऐसी चट्टाने है वहां पर देख लावा से निर्मित जो चट्टान है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई चट्टान है, यहाँ से लावा का उद्गार हुआ और इधर फैल गया और ये बहुत पुरानी हो गई, और फिर बाद में इसका जो छोटा रूप है, यहाँ से लावा हुआ उद्गम हुआ और यहाँ पर फैल गया, और यहाँ से लावा निकला और इधर फैल गया। तो ये जो छोटी वाली जो चट्टान है, क्योंकि ये तो होगी मेसा और ये होती है बुट्टी। ऐसी चट्टानें होती है उनको मेसा बुट्टी के नाम से जाना जाता है। जो USA का जो शिप रॉक है, अब शिप रॉक की बात यह है कि जो ये चट्टानें एक समय बाद में ऐसा होगा कि इनमें अपरतन होगा, जो ये लावा कठोर अवस्था में होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद में लावा कठोर हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था होगी तो जो मर्दुल चट्टाने हैं, जिसको या जो कमजोर चट्टाने हैं, वो अपरदन के द्वारा अपरदन क्रियाओं के माध्यम से या अपक्षय क्रियाओं के माध्यम से अब साइड में हट जाती है या अपरदित होके चली जाती है। बारिश की वजह से बारिश के साथ मिलके तापमान ज्यादा होने के कारण चट्टाने चूर्ण होके फिर वो निकल जाती है। लेकिन ये जो लावा की जो चट्टान है ये कठोर होगी, जब कठोर होगी तो क्या होगा, ये अपरदित नहीं होगी, तो एक ऐसी आकृति हो जाती है कि जो लावा की चट्टाने है केवल वो दिखेगी। तो एक जो शिप है, शिप एक पर्वत है, छोटा जो पर्वत का जो एक हिस्सा है, जो जिसमें मर्दुल चट्टान अपरदित हो गई, और जो कठोर चट्टान है जो लावा के रूप में है, जो प्राचीन काल से है, तो ऐसी चट्टानें मेसा कहलाएगी, और जो छोटी चट्टानें होगी वो बुट्टी कहलाएगी। तो ये वाली आकृतियां है जो शिप
शिप्रो के नाम से जानी जाती है मेक्सिको के अंदर। वहां पर मेक्सिको के अंदर जो शिप्रो है, ज्वालामुखी है, तो वहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद में लावा का पठार। लावा का पठार ये होता है कि जैसे बेसिक लावा का नाम सुना है आपने, ये कक्षा में बता भी देता है कि बेसिक लावा क्या करती है, कैसे होता है। एक लावा है वो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है, और उसमें लावा की मात्रा अधिक होती है। और तो ऐसा कि वो बहुत ज्यादा दूर में फैलेगा तो लावा के क्या होगा, लावा के जो तो परतें जम जाएगी धरातल के ऊपर। जब लावा की परतें धरातल पर जम जाएगी तो क्या होगा, उससे एक फिर बाद में वो लावा ठंडा होगा तो वो एक कठोर चट्टान का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो लावा का पठार का नाम से जानी जाती है। तो ऐसी आकृतियां हैं। एक तो भारत का प्रायद्वीप महाद्वीप है जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, वो उसको लावा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो उसमें ज्यादातर लावा के पठार की एक विशेषता देखने को मिलती है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी है वो देखने को मिलेगी। काली मिट्टी हमेशा जिन जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है, या जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा अगर ब्लैक मिट्टी देखने को, काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, वो सारी मिट्टी है ना वहां पर जहाँ पर मिलती है, तो वो सारे के ज्यादातर है वो क्षेत्र है वो लावा के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है कोलंबिया का जो पठार है, वो भी है ये यूएसए के अंदर है कोलंबिया का ना। तो वहां पर भी ये जो लावा के पठार है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है लावा का मैदान। इस वजह से जो लावा का मैदान है ऐसा है कि जो लावा निकला और उसके माध्यम से एक मैदान का रूप, यानी कि बहुत मैदानी क्षेत्र में फैल गया। जैसे यहाँ हमारे जो राजस्थान की भाषा में जिसको हम खालडा बोलते हैं, जो खालडा बोलते हैं जहाँ पर काली मिट्टी होती है, जो तो उसमें क्या होता है कि जितनी दूर में वो जो खालडा बोलते हैं हम, जो पर्टिकुलर हमारी जो भाषा है, या जिसको बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह बंजर भूमि भी कहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि बहुत बड़ी क्षेत्र में है वो देखने को मिलता है। अभी क्या होता है कि जैसे वो होगा तो वहां पर वो पूरी की पूरी काली मिट्टी है वो फैली हुई है। और जब ये पूरी की पूरी काली मिट्टी है तो जो वो वाला क्षेत्र है वो विश्व से जो ज्वालामुखी के निकट है ना, निकट का भाग है, वो लावा का मैदान है। जैसे किशनगढ़ रेनवाल के पास में है, किशनगढ़ रेनवाल से लेकर सांबर तक है कि जो एक ऐसी पट्टी पाई जाती है वर्तमान में, जो वहां पर है पूरी की पूरी जो है जो ब्लैक मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें है करड़ है, कांकरा है, वो और सामर झील तक ऐसा क्षेत्र है। उसी के बाद में जो अजमेर से केकड़ी अजमेर जो फुलेरा से केकड़ी की तरफ जाते हैं, तो हम लोग, अगर आप लोग कभी ट्रेन में बैठ के गए हो तो वहां पर देखा होगा कि जो फुलेरा से लेकर अजमेर तक का जो रास्ता है, तो उस जो रेलवे लाइन है उनकी उसकी दोनों तरफ देखना, वहां पर बिल्कुल काली मिट्टी देखने को मिलती है। और वहां पर जब काली मिट्टी देखने को मिलती है तो आप लोगों के माइंड में एक ख्याल जरूर आना चाहिए कि ये काली मिट्टी आई कहाँ से। तो ये सब है ना क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला का 43 करोड़ वर्ष पहले की बात की थी। तो जब इसके साथ में जमीन से लावा भी निकला होगा और वो लावा चारों तरफ फैला होगा ढाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्यादातर जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये जो अजमेर से आने वाली जैसे रूपारेल है, जो अजमेर की कुछ पहाड़ियों का या मिट्टी का बहाव है वो समर झील की तरफ है। तो उस तरफ से पानी आने वाली जो पहाड़ियां हैं, जो नदियां हैं या धरातल क्या करती है, वहां से जो अगर लावा निकला होगा तो वो सारा का सारा समर झील में पानी आने की कोशिश की, तो उसके अकॉर्डिंग वो लावा बहता हुआ हो गया। तो आज भी वहां पर आप देखना, आज भी वहां पर है ना सारे की सारी जो काली मिट्टी है वो वहां पर देखते हैं। उस क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में टीले देखने को मिलती है, बुरी मिट्टी देखने को मिलती है, बलुई मिट्टी तो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है काली मिट्टी। और अगर वहां पर थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो वहां पर पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी नीचे जाएगा नहीं और तो सारा तरह पानी के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो मैदानों का निर्माण होता है। जैसे इसी का दूसरा उदाहरण है जो बेसावा गांव है। बेसावा गांव के पास में एक जो है ना, एक जो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, जो मैदानी बाग है, वो मैदानी बाग इतना सपाट है जिसको हम पुण्याना का खालडा बोलते हैं, है ना। हमारी जो ढूंढाड़ क्षेत्र में है ना, जो उसको खालडा कहा जाता है, तो वो वाला क्षेत्र बहुत दूर में फैला हुआ है, लेकिन उसके पास में भी पर्वत है।
जो भी ये ऐसी आकृतियां देखने को मिलती है, उसके इर्द गिर्द कहीं पे पर्वत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यानी कि पहले को ज्वालामुखी जो पर्वतीय पर्वतों का निर्माण हुआ होगा, और फिर वहां से वहां उससे निकलने वाला जो उसके साथ में जो निकलने वाला लावा था वो धरातल पर फैल गया। क्योंकि उस एक तो है बेसावा गांव है, उसके अंदर भी पर्वत पर्वत देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पर्वत है वो भी देखने को मिलते। उसी के साथ में है दादर है, वहां पर भी जो पर्वत है वो देखने को मिलते हैं। और उसी के बाजू में है कालवाड़। तो वहां कालवाड़ में भी बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। आजकल तो उनके है ना खुदाई उनका खनन हो रहा है, जिसके कारण वो नष्ट हो रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वहां उन पर्वतों के पानी का जो ढलान ढलान है, तो वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि पहले काली मिट्टी का जो क्षेत्र वो आएगा, उसके बाद में भूरी मिट्टी का क्षेत्र आएगा, उसके बाद में पर्वत आएंगे। तो ऐसी संरचना जो होती है, यानी कि काली मिट्टी के जो जो पठार है वो सब है ना, वो लावा के काली मिट्टी से बने हुए जो मैदान है, काली मिट्टी से जो बने हुए जो मैदान है, और बहुत दूर 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 क्षेत्र पे काली मिट्टी के जो मैदान है, उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो उन क्षेत्रों के बीच में कोई पर्वत ही नहीं होगा। अगर चारों तरफ काली मिट्टी है तो उनके साइडों में पर्वत होगा, बीच में कोई पर्वत नहीं होगा, और बीच में न कोई टीला होगा न दूसरी। एक बात और यहाँ वहां के न कोई वहां की जो जो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, वहां की जो भूभाग है वहां पर एक बार ऊंचा एक बार नीचा, ऐसा भी नहीं है। इसी का दूसरा इसका सबसे बेस्ट और उदाहरण है हरियाणा पंजाब की जो जो इस्लाह करती है, यानी कि जो धरातलें इस्लाह करती है। अगर हरियाणा और पंजाब गए हुए हो तो वहां पर देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो सारी जितने भी धरातलें भूमि है वो बिल्कुल सपाट देखने को मिलती है। वहां पर किसी प्रकार का कोई पर्वत ही नहीं देखने को मिलता, बहुत कम अगर मिलता है तो कोई एक जो अरावली की जो अवशेष पहाड़ियां है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पंजाब में तो ऐसे अवशेष पहाड़ियां भी नहीं है। और काली की काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी कहाँ से आई? वो काली मिट्टी जो जो हिमालय के पर्वत का जो निर्माण हुआ था, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, तो वो ढलान ऐसा धरती का बना, जो धरतीले भाग का ऐसा ढलान बना कि वहां से जो निकलने वाला जो लावा था वो पंजाब हिमाचल थोड़ा बहुत हिमाचल का प्रदेश है, पंजाब है, पाकिस्तान है। अभी वो पाकिस्तान में चला गया, नहीं पहले पाकिस्तान में था ही नहीं, क्योंकि दरअसल जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था 3 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो ऐसी स्थिति देखने को मिली कि वहां जो पंजाब वाला क्षेत्र वहां पर लावा इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद में है ये जैसे जैसे मिट्टी का अब जैसे जैसे पंजाब से हिमाचल के प्रदेश की ओर जाते हैं, बीच में थोड़ी सी रेड मिट्टी आएगी, और फिर बाद में पर्वत स्टार्ट हो जाएगी, और जब पर्वत स्टार्ट होंगे तो पर्वत खत्म ही नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति होती है। तो यानी कि ये जब पर्वतों का निर्माण होगा तो लावा जरूर निकलेगा। जब लावा निकलेगा तो वो लावा ब्लैक और काले कलर में, क्योंकि काले कलर का मतलब होता है कि वो एक जो चट्टाने है वो इतने ताप दाब के कारण राख बन जाती है, और वो राख है ना एक इतने संश्लिष्ट रूप में देखने में मिलते हैं, जिसमें एसिड मिक्सिंग में होता है, और बहुत सारे जो तत्व वो भी मिक्स में होते हैं। तो वो सारे है ना एक संयुक्त अवस्था में होते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आते हैं हम जो अन्य शिलाकृतियां बनी है, पर्वतों का निर्माण है। अब जो ज्वालामुखियां है निकली है, तो ज्वालामुखियां निकलती है तो पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो उन पे जो रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, उनका निर्माण हुआ है। इसी के साथ में जो इसी के पर्वतों का निर्माण हुआ। अब जब ज्वालामुखी जो द्वीप है, दूसरे नंबर पर आता है द्वीप। अब द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ कि एक समुद्री क्षेत्र है, और वहां पर ज्वालामुखी निकल गई। ज्वालामुखी निकल गई तो क्या होगा कि जो समुद्री क्षेत्र का जो धरातली भाग है वो ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की ओर आएगा तो एक पर्वत सा निर्माण होगा या पठार का निर्माण होगा। तो वो स्थलाकृति बनेगी। जब स्थलाकृति बनेगी तो वो उसके चारों तरफ पानी होगा। तो इस प्रकार से जो बने हुए जो द्वीप है उसमें सेंट हेलेना द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है, दूसरा है हवाई द्वीप है, अजोस द्वीप है। इस प्रकार के द्वीप है वो देखने को मिलते हैं। हवाई द्वीप तो अलास्का और उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका का ही द्वीप माना जाता है हवाई द्वीप। तो जोश द्वीप ये सारे है ना वहां पर देखने। अब बात है गैसर। गैसर में क्या होता है कि इतना इतना अधिक ताप और इतना अधिक दबाव, जिसके कारण है जो वायुमंडल जो चट्टानों से क्या होता है कि जो जल के जो
जल इतने गर्म अवस्था में जो कि लावा तो नहीं निकलेगा लेकिन जल निकल रहा है इतनी गर्म अवस्था में, बहुत तप्त अवस्था में जो है। जैसे वर्तमान में हमारे द्वारा जो किसी पात्र में जो जल इकट्ठा किया है 100 डिग्री टेम्परेचर के लगभग उबलता हुआ जल, वो इस प्रकार का जल है या गैस का इतना जो गैस के रूप में उनके वाष्प के रूप में जल इतना ज्यादा मात्रा में निकलता है कि उन्हें एक फुहारा सा देखने को मिलता है जिसको, और इसके साथ में गैसें भी निकलती है। तो इस प्रकार की जो संरचना देखने को मिलती है वो उसको गैसर कहा जाता है, यानी कि जल एक फुहारे के रूप में निकलेगा, धरती से बाहर निकलेगा और वो भी गर्म अवस्था में निकलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जलवाष्प भी निकल रहा हो, कई बार चट्टाने की सिक जाती है और चट्टाने की सिकने के बाद में एक जलवाष्प बहुत उसी दरार के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की जो इस घटनाएं देखने को मिलती है उसको गेसर कहा जाता है। गेसर जो हिमालय का जो मणिकर्णिक मणिकर्णिक जो भाग जो क्षेत्र है वहां पर गेसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में होता है जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पर विश्व के सबसे सर्वाधिक और सबसे प्रथम जो गेसर देखने को मिले हैं वो वहां पर है, क्योंकि येलोस्टोन नेशनल यूएसए के अंदर है और वहां पर सबसे ज्यादा जो गेसर की जो एक प्राकृतिक कलाकृति है, इस कलाकृति है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में आते हैं दुआरे। दुआरे में क्या होता है कि एक ऐसा ऐसा जो धरती के अंदर से ऐसा है कि वहां पर उस क्षेत्र से आना है, जो चट्टाने किसके है तो उस क्षेत्र से धुआं निकल रही है। जैसे धुआं निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहे हैं, बहुत सारी गैसें निकल रही है। तो ऐसी इस प्रकार से और वो एक दो मिनट के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, वो कई सालों से निकल रहे हैं और कई सालों तक निकलेगी, इसकी कोई संभावना एक हो, लेकिन वो निकल रही है। इस प्रकार की जो इस्लाह कर दिया है या इस प्रकार के जो भूभाग है वो जो उसको दुहारे भूभाग के नाम से या दुहारे के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा है अलास्का जो क्षेत्र है वहां पर 10,000 दुहारों के नाम से भी 10,000 दुहारों के नाम से जो अलास्का की जो घाटी है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है ईरान का जो खोल सुल्तान है दुआरा, वो भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड का जो है प्लेटी की खाड़ी का जो व्हाइट टापू है, न्यूजीलैंड का प्लेटी खाड़ी का जो व्हाइट टापू है वहां पर भी दुआरे देखने को मिलते हैं। इनके बाद में आता है कि जो कौन कौन से क्षेत्र में है वो जो जो ज्वालामुखियां है वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है, वो देखो एक बार ये डायग्राम बना रहा हूँ ना। तो ज्वालामुखी से जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है उनके अंदर यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है कि
तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वो इस क्षेत्र में जब ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में क्या है कि भूकंप भी जब ज्यादा आते हैं और भूकंप भी ज्यादा आते हैं, इस क्षेत्र में भूकंप भी ज्यादा आते हैं। और क्या होता है कि ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है, ये अलास्का है, ये अब उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, ये दक्षिणी अमेरिका है। और ये ग्रीन, इसके बाद में ये जो वाला जो भाग है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो देखने को मिलते हैं। यह मध्य अटलांटिक जो भाग है, यानी कि पूर्वी अटलांटिक, पश्चिमी अटलांटिक और ये मध्य अटलांटिक, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी ज्वालामुखी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में ये आता है यहाँ पर भूमध्य सागर। यह भूमध्य सागर है, यहाँ पर है कोटोपैक्सिया और इस सागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो ईरान है, इराक है, जो ये वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्वालामुखी निकले। इसके बाद में यहाँ पर है बेरन द्वीप है, वहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इनके अलावा जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा है, यहाँ पर ज्वालामुखी देखने को मिलती है। जापान की जो फ्यूजियम है ज्वालामुखी है, यहाँ पर भारत की है जो बर्मा की जो जो है वो वहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो ये फ्यूजियम जापान की हो गई। और यहाँ पर है न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर भी जो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में दो चिल्ली है। तो सबसे ज्यादा जो ये वाला जो क्षेत्र है वो जो यहाँ एक तो ये वाला क्षेत्र और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर। ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलती है, तो ये एक नंबर पर हो जाता है प्रशांत महासागर जो बैठी है। यह एक जिसमें है इसे जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे चिली है, इक्वेडोर है और वो मेक्सिको है, यूएसए है और अलास्का, ये वाला क्षेत्र है। जापान है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वो सारे देश है। ये सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इस देखने को मिलते हैं। ये जो प्रशांत महासागर है इसको है ना इसको फायरोप रिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में अगर दोनों को है ना एक साथ मिला जाता है एक गोलाकृति बनती है, जिसके कारण इसको फायरोप रिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है कि ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यह ये यहाँ पर भी ज्वालामुखी सबसे ज्यादा देखने। इसके बाद में आता है जो मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक जो महासागर है वहां पर भी ज्वालामुखी देखने को मिलती है। और इनके अलावा है ये इनके इनके तो ये सबसे ज्यादा ये तीन जगह सबसे ज्यादा एक नंबर, ये दो नंबर ये है और तीसरे नंबर पर ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि इसमें इराक, ईरान है ये वाला और कई इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर है और ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी जो तंजानिया की जो तंजानिया है वहां पर भी है तंजानिया है, वहां पर भी है ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो पूरे वर्ल्ड में है वो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। अब ये आइसलैंड यहाँ पर है, आइसलैंड, तो यहाँ पर भी जो सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो यहाँ पर भी ज्वालामुखी देखने को मिलती है। और इसके जो कुछ एक भाग है तो आप लोगों के समझ में आ गया। और प्रशांत महासागर जो है जो क्षेत्र है वहां पर उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलती है, एक तो ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। दूसरा है ये मध्य अटलांटिक का जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्वालामुखियों के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है और अलग अलग नाम है इनके।
तो वहां पर भी सबसे ज्यादा ज्वालामुखियां देखने को मिलती है। इसके बाद में जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्वालामुखियां देखने को मिलती है। इसके बाद एक बेरल द्वीप है जो बर्मा है वहां पर भी है, और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया है वहां पर भी ज्वालामुखी देखी, न्यूजीलैंड है वहां पर भी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसके साथ जो जो जापान जापान है और दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, इन क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी के जो है उद्गार है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। और ईरान इराक में कौल सुल्तान के नाम से जो ज्वालामुखी है, और मंददेव है ना कि ये दो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है कि कौन जो वर्तमान में जो कौन कौन सी जो ज्वालामुखी है वो कई दिनों से है ना जो चर्चा में रही है उनके बारे में अभी बताता हूँ। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा जो चर्चित ज्वालामुखी है उनके नाम है जो इस प्रकार से है, जिसमें है ताल ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में जनवरी 2020 के अंदर उत्पन्न हुई थी। इसके बाद में सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में अगस्त 2020 के अंदर निकली थी। उसके बाद में जो किलाऊ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में दिसंबर 2020 के अंदर देखने को मिली है। इसके बाद में है माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में जनवरी 2021 के अंदर देखने को मिली है। इसके बाद में आता है माउंट एटना जो ज्वालामुखी। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में तो इटली है, इटली देश है वहां पर देखने को मिल रही है। ये जनवरी 2021 में देखने को मिली है। इसके बाद में पकाया जो ज्वालामुखी है वो ग्वाटेमाला जो क्षेत्र है वहां पर 2021 मार्च में देखने को मिली है। इसके बाद में संगीत ज्वालामुखी है जो इक्वेडर और दक्षिण अमेरिका का जो इक्वेडर देश है वहां पर मिली है मार्च 2021 में मार्च 2021 के अंदर। उसके बाद में आता है ला सफारियल जो ज्वालामुखी है वो कैरिबियन जो द्वीप है वहां पर देखने को मिली है। इसके बाद में है फेराडेल्सफाइल जो ज्वालामुखी है वो माउंट फेराडेल्सफाइल जो ज्वालामुखी है वो आइसलैंड में देखने को मिली है अप्रैल 2021 के अंदर। इसके बाद में है माउंट निरागोगा जो ज्वालामुखी है को कांगो जो देश है वहां पर मिली है। ये कांगो देश में मिली है मई 2021 के अंदर। इसके बाद में हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई ये जो ज्वालामुखी देखने को मिले हैं होंगा द्वीप सुबह है 2022 के अंदर देखने में। इसके बाद में 2023 में भी ज्वालामुखी, 24 में भी ज्वालामुखी निकली है, 25 में भी ज्वालामुखी। तो आप लोग मेरे को ये कमेंट करके बताएं कि 2023, 2025 में कौन कौन से क्षेत्रों में ज्वालामुखी मिली है। अब मैं बताता हूँ कि ये वाले जो ज्वालामुखी कहाँ पर मिलेंगे। आप गूगल पर सर्च करना, ज्वालामुखी डालना 2025, 2024, 2023, तो आप लोगों को उनकी उसकी जो ज्वालामुखी निकली है तो उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना कि ये ज्वालामुखी है यहाँ पर देखने को यहाँ पर निकली थी और इस समय पर निकली थी, कौन से महीने के साथ में आप लोगों को देख के फिर महीने के साथ में आप लोगों को रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना है कि ये 2023 में, 2024 में, 2025 में कौन कौन क्षेत्रों में ज्वालामुखी, क्योंकि ज्यादातर जो है कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्रों में है ये ज्वालामुखी सबसे ज्यादा चर्चित में रही। तो ये वाले जो ज्वालामुखी है इनको आप लोग विशेष रूप से याद रखोगे। और जो बताई हुई जो ज्वालामुखी है वो उनके बारे में भी आप लोगों को ज्वालामुखी से संबंधित है ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। जो भी विद्यार्थी चैनल को नए देखने वाले नए हैं और देख रहे हैं, पहले अब चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो। इसी के साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो। धन्यवाद।